नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निराला द्वारा रचित जूही की कली कविता का भाव, सौंदर्य और शिल्प। तो जूही की कली कविता जो है निराला की सर्वश्रेष्ठ कृति कही जाती है। इसका रचना काल सन 1916 बताया गया है। इसमें सरस्वती जो इनकी पत्रिका है उसमें भी प्रकाशन के लिए इन्होंने भेजी थी। तो छायावादी कविता के शुरुआती दौर में मुक्तक श्रृंगार के चित्रण की रचना होने से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे लौटा दिया था, क्योंकि इसमें मांसल चित्रण किया गया था नायिका का। फिर जो ये जूही की कली कविता है उसमें काव्यात्मकता और पर्याप्त प्रौढ़ता है। इसे कुछ समीक्षकों का मत है कि सन 1916 से 1923 तक इस कविता में निराला ने कुछ संशोधन भी किए थे और इसका भाव, सौंदर्य और शिल्प सौष्ठव जो है वो उसमें बदलाव या संशोधन करते रहे और अंत में जाकर के अनामिका की कुछ कविताओं के साथ परिमल में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी। भाव सौंदर्य की दृष्टि से जूही की कली कविता जो है एक सशक्त और मार्मिक रचना है। इसमें कवि ने प्रकृति के वैभव का, भावों का और श्रृंगार का संयोजन किया है। जूही की कली पर नायिका का और मलयानील जो मलय पर्वत है वहां पर चंदन के वृक्ष हैं, तो वहां से जो हवाएं आती है वो सुगंधित आती है। तो उस पवन का नायक का आरोप करके भौतिक प्रकृति का चित्रण छायावादी चेतना के अनुसार किया है। कथ्य की दृष्टि से देखें तो इसका जो कथ्य है बहुत ही संक्षिप्त है और अपनी प्रिया से वियुक्त नामक पवन चांदनी रात में पल्लव पर्यंक पर सोई हुई अपनी नायिका के पास पहुंचता है और इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। इस कविता के दो अंश हैं। एक भाव सौंदर्य की दृष्टि से इसमें कवि ने जूही की कली कविता में प्रकृति के विभिन्न तत्वों के आधार पर वातावरण को चित्रित किया है, जैसे वल्लरी, जूही की कली, पत्रांक, निशा, पवन, गिरी कानन, सरसरित, चांदनी की धुली रात, कुंजलता पुंज। तो दूसरी ओर विरह विदुर नायक, हिंडोला, नम्रमुखी, चकित चितवन, खेल रंगों का व्यवहार किया गया है। तो प्रथम अंश में प्राकृतिक सूक्ष्म और प्रकृति की जो सहज गतिविधियां हैं उनका चित्रण किया गया है और दूसरे अंश में नायक नायिका के मिलन का व्यापार दिखाया गया है। तो कविता के दोनों अंश एक दूसरे पर आश्रित हैं या परस्पर आश्रित कहे जा सकते हैं। इसके भाव सौंदर्य का वर्णन यहाँ हम देखते हैं। इस प्रकार इसमें श्रृंगार रस का अधिकता दिखाई देती है और मानवीय मनोभावों की मधुर अभिव्यक्ति भी की गई है। अब इसका शिल्प हम देखते हैं, शिल्प सौंदर्य। तो यह कविता जूही की कली मुक्त छंद, ललित भावों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति। ललित कहते हैं सुंदर को, ललित भावों की अभिव्यक्ति। और एक संकेतात्मकता के कारण ये कविता आचार प्रधान और इतिवृत्तात्मक
प्रतिक्रिया के रूप में उभर कर आई है। इसमें शब्दावली, छंद, बिंब दृश्यों को कहा जाता है और मानवीकरण, प्रतीक, इन सभी का सुंदर संयोजन किया गया है। इसी कारण इसे न केवल निराला की बल्कि छायावाद की भी सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। इसमें लौकिक श्रृंगार का चित्रण किया गया है और ये कविता श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इसमें वियोग या विप्रलभ श्रृंगार का भी वर्णन या इसमें दिखाई देता है। जूही की कली रूपी जो नायिका है वो सुप्तावस्था में रहती है और पवन के आने से उसे सुख की अनुभूति होती है। प्रकृति का इस कविता में स्वतंत्र रूप से चित्रण किया गया है। जैसे पवन द्वारा कली को झकझोर देना, झोंके चलना आदि का मानवीकरण करके प्रकृति का सुंदर चित्र यहाँ उभारा गया है। भौतिक या प्राकृतिक वातावरण जो है उसमें मानवीय व्यापार का समन्वय स्थापित करके निराला ने एक अद्भुत या बेजोड़ कविता का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है। इस कारण ये चित्र केवल मानवीकरण या रूपक अलंकार, रस या ध्वनि न होकर के इन सभी का समन्वय कहा जा सकता है। इसमें कल्पना की भी बासंती बयार कह सकते हैं, जिसे कल्पना का भी समावेश है और मानवीय जीवन जगत से ये कविता जुड़ती हुई दिखाई देती है। इस कविता की जो छायावादी शैली है और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, मानवीकरण, मुक्तक छंद और शब्द योजना को अद्भुत कहा जा सकता है। ये तो पढ़ा हमने जूही की कली जो कविता है उसका सौंदर्य। अब हम देखते हैं जागो फिर एक बार कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसमें इस कविता की मूल संवेदना को या इस कविता के उद्देश्य को रेखांकित किया जाएगा। निराला के साहित्य में देश प्रेम का स्वर सभी जगह देखा जा सकता है। इनकी कविताओं का संबंध राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और नव जागरण से हो रहा है। इसमें प्रकृति के माध्यम से कवि ने भारतीय समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। साथ ही प्रकृति के मनोरम वातावरण में रहकर के जीवन को सब तरह से सुखमय और आनंदमय, शक्तिशाली बनाने का संदेश कवि ने साधारण जनता को आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हुए दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से नव जागरण का संदेश देना ही कवि की कविता का उद्देश्य कहा जा सकता है। तो इस कविता के प्रथम अंश में कवि देशवासियों को लक्ष्य करके कहते हैं कि प्रातःकाल हो गया और आकाश के सारे तारे अस्त हो गए हैं। अब सूर्य की लाल लाल नवीनतम किरणें चारों ओर फैली हुई है। इसलिए हे देशवासियों, अब तुम सब भी जाग जाओ, अब तुम्हें आलस नहीं करना चाहिए। कमल कुमंडलों में सोए हुए हैं, भौरों का गुंजार अब बंद हो गया है। सारे संसार में ज्ञान चेतना का प्रसार हो रहा है और भारतवासी अभी तक सो रहे हैं। तो उनको जागृत करने का संदेश इस कविता के माध्यम से कवि देना चाहता है। नव जागरण के साथ ही कवि निराला ने श्रृंगार का चित्रण करते हुए, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए दिन की समाप्ति पर सूर्य जब अस्तांचल की ओर चला जाता है या सूर्यास्त होने वाला होता है और संध्या के समय या संध्या के बाद में रात्रि में चंद्रमा की जो निर्मल चंद्रिकाएं फैलने लगती है, ऐसे मनोरम वातावरण में रजनीगंधा का जो पौधा होता है वो खिलने लगता है और उसके बाद सुबह अरुणोदय होने लगता है जिसमें कलियां खिलने लगी और नवीन कलियों का संचार जो है प्रकृति में होने लगा। तो उसी प्रकार कवि नवीन चेतना का संचार कर देशवासियों को भी नव जागरण के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। दूसरे अंश में इस कविता के कवि ने देश की स्वतंत्रता के लिए वीरता प्रदान भावों की व्यंजना करते हुए जागृति का संदेश दिया है और सिख गुरु का उल्लेख करते हुए वीरता, त्याग, बलिदान और कर्तव्य की भावना का भाव व्यक्त किया है। इसमें
देश का उद्धार करने और राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रमुख रूप से दिखाई देता है। और कवि ने समय की गतिशीलता को यहाँ पर बिंबों के माध्यम से चित्रित किया है। तो ये जो कविता है उस समय की रचना है जब देश गुलाम था या दास था और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। उसमें कवि ने प्रकृति और संसार में नवजागरण लाने का उल्लेख किया और भारतीयों को भी अपने देश के उद्धार करने के लिए कर्मरत रहने के लिए प्रेरित किया। इसमें सूर्योदय को ज्ञान चेतना का प्रतीक बताया और सारे संसार में ज्ञान की चेतना का उदय हो गया। इस कविता में उस समय का वर्णन है जब भारत अंग्रेजों के हाथों पराधीन था और इस कविता में कवि ने पराधीनता से निराश होकर भारतीय जनता के लिए कुछ चिंतन किया है और सुप्त भारतीय जनता को उनके गौरवमयी अतीत की याद दिलाते हुए उन्हें जगाने का आह्वान किया है। तो कवि के अनुसार पराधीनता के उस युग में अनेक भारतीयों की अंतरात्मा सोई हुई थी। वे आलस्य और कायरता से ग्रसित थे और स्वयं को कमजोर और दीनहीन मान चुके थे। चारों तरफ निराशा थी। ऐसे में कवि इस कविता की रचना कर करके उन्होंने भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाकर जोश भरने का प्रयास किया है। उनकी जो कायरता की निंदा करते हुए उनकी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास कवि द्वारा किया गया है। तो इस कविता में कवि ने देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए अनेक महापुरुषों का उदाहरण देते हुए भारतीयों को जगाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह ये जो कविता है एक प्रेरक कविता बन जाती है और देश प्रेम की भूल बैठकर भारतीयों के मन में देश प्रेम का भाव जगाने के लिए इस कविता की रचना की गई है। जैसे जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीर वासी सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। तो ये किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग फाग का खेला रण 12 महीनों में शेरों की मांद में आया है आज से यार जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला भस्म हो गया था काल तीनों गुण तापत्रे अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसान है शस्त्र तार जागो फिर एक बार। सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान एक मेष माता ही रहती है। मेष माता कहते हैं जो भेड़ होती है उसको कहते हैं। निर्मेश दुर्बल व छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है किंतु क्या योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम समर शूर क्रूर नहीं काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर समर सरताज पर क्या सब माया है मुक्त हो सदा ही तुम बाधा विहीन बंद छंद जो महामंत्र ऋषियों का जागो फिर एक बार। ये जो कविता है नव जागरण युग की प्रमुख पुकार बंधनों के प्रति जागरूक होने और उनको तोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए आह्वान किया गया है। और यह राष्ट्रीय उद्बोधन का युग है जिसमें दासता अन्याय को समाप्त करके मुक्ति पाने की इच्छा इन्होंने व्यक्त की है। इस कविता के माध्यम से प्रकृति के माध्यम से और ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से सोई हुई जनता को जगाने और उनमें आत्मविश्वास का संचार करने का प्रयास कवि ने किया है। बंधनों को झटक कर तोड़ने के लिए सक्रिय रहने की प्रेरणा दी है। हजारों वर्षों से आलस में सोए हुए जनमानस को जगाते हुए कवि इस कविता में परंपरा और इतिहास के प्रेरणा लेने का संदेश देता है और दूसरी ओर न्याय और मुक्ति के लिए गुरु गोविंद सिंह के रण संग्राम का ध्यान दिलाता है या उनकी याद दिलाता है और कहता है कि आज भी वैसी स्थिति है, अन्याय है, अत्याचार है, दमन है,
इस देश के निवासी वीर हैं, लेकिन दीनता और कायरता से पीड़ित हैं। उन्हें अपनी शक्ति का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए शेरों की मांद पर सियार का शासन है। देशवासियों को शक्ति का बोध कराते हुए कवि ने कहा है कि शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। तो सोई हुई जनता को जगाना, उसमें आत्मबोधन प्रदान करना कवि अपना परम कर्तव्य मानते हैं और वह भारतीय जनता को याद दिलाते हैं कि तुम्हारी दीनहीन पीड़ित दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? तुम स्वयं। तो शासक तुम्हारे प्रति जो पशुवत आचरण करता है, तुम उसके योग्य नहीं हो, लेकिन अपने आलस्य और कायरता के कारण तुम्हारी जो आत्मशक्ति है वो, या जो शारीरिक बल है वो क्षीण हो गया है। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि सांस्कृतिक कीर्ति के चरम शिखर पर, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है सभी संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कही जाती है, तो उसके जो गौरव है उसकी याद कवि अपनी कविता के माध्यम से जनता को दिलाता है। और शौर्य और जो शक्ति है भारत भूमि की, उसको जगाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए कवि अपनी कविता के माध्यम से आह्वान करता है। जागरण की शक्ति में कवि आस्था ही नहीं, उसको पूर्ण विश्वास है कि ज्ञान का प्रकाश दीनता को धोकर के विजय की दिशा में अग्रसर करता है। जैसे अन्य कविता में भी निराला ने लिखा है कि जगा दिशा ज्ञान, उगा रवि पूर्ण का गगन में नवयान, हारे हुए सकल दैन्य दलमल चले, जीते हुए लगे जीते हुए गले, बंद वह विश्व में गूंजा विजय गान। इस कविता के माध्यम से कवि ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कथ्यों और पात्रों द्वारा जागरण चेतना का प्रसार किया है। तो राष्ट्रीय जागरण की भावना को जगाने में इतिहास और संस्कृति का अवगाहन अत्यंत सशक्त माध्यम होता है। इतिहास के बहाने रचनाकार वर्तमान को जीवंत बना देते हैं और उसकी समस्याओं से जूझने का मार्ग दिखला देते हैं। तो निराला की जो प्रतिनिधि रचनाएं हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, इस क्षेत्र की जो है महान उपलब्धि कही जा सकती है। तो भारतीय समाज की मुक्ति भारतीय परंपरा के लोकनायक राम और लोक समन्वयकारी कवि तुलसीदास दोनों में से कैसे संभव है, इस समस्या से कवि इन कविताओं में जुझा रहे हैं। राम की शक्ति पूजा में भी उन्होंने अत्याचारी की शक्ति प्रबल है और अत्याचारी रावण को पराजित करने में राम सफल नहीं हो पा रहे हैं और उसे काबू कर पाना आसान नहीं है। इस विवश स्थिति में बूढ़ा मंत्री जो होता है जामवान, वह राम को सलाह देता है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो मौलिक पूजन। तो राम की शक्ति की अपने ढंग से साधना करते हुए अंत में उन्हें शक्ति सिद्ध हो जाती है। तो यह प्रसंग जो है राम कथा का इसलिए यहाँ बताया गया है कि पराजित देश के लिए शक्ति की मौलिक कल्पना से अधिक महत्वपूर्ण कोई परामर्श नहीं हो सकता। तो शक्ति अनुकरण से नहीं आ सकती, उसकी तो मौलिक ढंग से ही अपनी परिस्थितियों के अनुकूल उसको अर्जित करना पड़ता है। और राजनीतिक आर्थिक पटल पर भी स्वदेशी आंदोलन जो है शक्ति की मौलिक कल्पना का ही व्यवहार रूप होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने जूही की कली कविता का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पढ़ा और उसके बाद जागो फिर एक बार कविता जो निराला की है उसमें उसका मूल प्रतिपाद्य और उसकी समीक्षा की। धन्यवाद।